मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जिनमें हार्डनेस आपको ज़्यादा चाहिए, जो कि आपको कार्बोराइजिंग में नहीं मिल रहा है या कार्बोराइजिंग संभव नहीं है। अगर आप ऐसे कंपोनेंट जैसे प्रिसीजन बॉल बियरिंग है, हैवी रोलर हैं, अगर इनमें हार्डनेस आपको ज़्यादा चाहिए तो कार्बोराइजिंग में नहीं हो रहा है, तो एक प्रोसेस और हम लोग यूज करते हैं हार्डनिंग के लिए, तो कहते हैं नाइट्राइडिंग। ये जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस है, आप अगर कार्बोराइजिंग में जो हार्डनेस आप पा रहे थे वो कार्बाइड ऑफ आयरन के लिए पा रहे थे, मार्टेनसाइड बन रहा था, लेकिन यहां पर ये नाइट्राइड के लिए आयरन नाइट्राइड बनेगा। अब ये जो आयरन नाइट्राइड बनता है, इसके हार्डनेस कार्बाइड आयरन से ज्यादा होता है। अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं? नॉर्मली कंपोनेंट को एमोनिया एटमॉस्फेयर में 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। अब जब इस टेम्परेचर में एमोनिया हीटेड स्टील के संपर्क में आता है तो एमोनिया से नाइट्रोजन इवॉल्व होता है, बाहर आता है, पैदा होता है। इसको नेसेंट नाइट्रोजन कहते हैं, नवजात नाइट्रोजन। ये नेसेंट नाइट्रोजन इसलिए यूज करते हैं कि नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा समय तक अकेले नहीं रहेगा, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए पहले से रखा हुआ आप नहीं रख सकते। तो क्या करते हैं कि तुरंत नाइट्रोजन बनता है और नाइट्रोजन आयरन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन नाइट्राइड बनाता है, और हार्डनेस कंपोनेंट में आयरन नाइट्राइड के कारण आता है। इस प्रोसेस में हम लोग, क्योंकि ना तो कोई मार्टेनसाइड बनाने जा रहे हैं, इसलिए कोई क्वेंचिंग की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा हार्डनिंग प्रोसेस है जिसके बाद क्वेंचिंग नहीं होता है। दूसरी चीज, ये क्वेंचिंग की भी जरूरत नहीं होती है इस प्रोसेस के बाद, और टेम्परिंग की भी जरूरत नहीं होता। इसके जो हार्डनेस आता है उसमें अगर ब्रिटलनेस कुछ है तो उसको आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि इनमें कोई जो भी ब्रिटलनेस आता है वो हार्डनेस के कारण होता है, कोई इंपरफेक्शन वगैरह नहीं बन पाता है। नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव है, वो किसी और को नहीं आने देगा। तो ये हार्डनिंग प्रोसेस है जिसके बाद नो क्वेंचिंग, नो टेम्परिंग। तो ये जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस है, इट इज a process of hardening। एक हार्डनिंग प्रोसेस है by heating the steel component in a ammonia atmosphere। एमोनिया को NH3 लिखते हैं। एमोनिया एटमॉस्फेयर अप टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्रोजन इज evolved when ammonia comes in contact, संपर्क में आता है, with heated steel। जब हीटेड स्टील के संपर्क में आ जाता है, दिस नाइट्रोजन तो हम लोग नेसेंट नाइट्रोजन कहते हैं। नेसेंट का मतलब नवजात, नेसेंट नाइट्रोजन। पेनिट्रेट्स, अंदर घुसता है, into the component producing iron nitride। producing iron nitride।
the hardness of iron nitride is more than iron carbide. आयरन कार्बाइड से ये ज्यादा है. After this process, no quenching, यानी रैपिड कूलिंग करने की जरूरत नहीं. आप कूल करेंगे भाई, 650 डिग्री का कंपोनेंट को यूज नहीं कर सकते, कूल होगा लेकिन क्वेंचिंग नहीं है. आफ्टर दिस प्रोसेस नो क्वेंचिंग एंड नो टेम्परिंग इज इट. ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, समय भी ज़्यादा लगता है, 22 से 24 घंटा लगता है. इसलिए इसको ऐसे नहीं यूज कर देंगे कि हमारे पास नाइट्राइडिंग फर्नेस है चलो कर लेते हैं. नहीं, जिनमें नॉर्मली आप देखें तो मेडिकल टूल्स जितने हैं, सीजर है, हैमर है, और भी जितने हैं, नाइफ है, वो सब नाइट्राइडिंग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी चाहिए. वहां पर हड्डी टूट नहीं रहा है, दांत घिस के ऐसे नहीं काट सकते हैं जैसे मतलब लकड़ी काट रहे हैं. सो होना चाहिए, ये मेडिकल इक्विपमेंट सब नाइट्राइडिंग होना चाहिए. होता है कि नहीं अलग बात है. तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस को सोच समझ के करना चाहिए. प्रिसीजन बॉल बियरिंग, मेडिकल टूल्स, इनमें हम लोग करना चाहिए इस नाइट्राइड, बिकॉज दिस इज ए कॉस्टली प्रोसेस एंड this is a costly process. And takes around 22 hours. So this should be used इसका इस्तेमाल करना चाहिए when needed. जब जरूरी हो तभी करिए, ये तो मत करिए कि. तो ये प्रोसेस नाइट्राइडिंग प्रोसेस. लेकिन मान लीजिए आपकी जो हार्डनेस चाहिए कार्बोराइजिंग से ज़्यादा चाहिए, कार्बाइड से ज़्यादा चाहिए, लेकिन नाइट्राइडिंग इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं पड़ रहा है, ऐसा मान लीजिए. तो हम लोग एक और प्रोसेस यूज करते हैं जिनमें जो हार्डनेस हम लोग पाते हैं वो कार्बाइड से ज़्यादा लेकिन नाइट्राइड से कम. उसको कहते हैं सियानाइडिंग या साइनाइडिंग भी कहते हैं. इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग स्टील कंपोनेंट को 850 डिग्री तक सियानाइड एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं. तो सियानाइड में क्या है, सीएन है, जैसे पोटेशियम सियानाइड या सोडियम सियानाइड, KCN या NaCN. वहां जब आप इसको हीट करते हो, 850 डिग्री तक हीट करते हो, तो अब सियानाइड से कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बाहर आते हैं. अब ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पेनिट्रेट करते हैं, कार्बन कार्बाइड बना देता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड बना. तो अब ये दोनों कार्बाइड और नाइट्राइड के कारण आपको हार्डनेस मिलता है. तो इसके हार्डनेस कार्बाइड से ज्यादा होता है क्योंकि कुछ नाइट्राइड भी है उसमें, लेकिन नाइट्राइडिंग से कम होता है क्योंकि पूरा नाइट्राइड नहीं है. अब ये प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस कंपोनेंट इज हीटेड. यहाँ कंपोनेंट मतलब स्टील है, इज हीटेड अप टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड in a cyanide atmosphere.
पोटासियम सियानाइड या सोडियम सियानाइड एटसेट्रा, कोई भी सियानाइड एटमॉस्फेयर आप दीजिए, कार्बन एंड नाइट्रोजन evolves from cyanide and penetrate into the component. Forming carbide and nitride of iron. Carbide and nitride of iron. This results hardness of steel. Hardness is more than carbohydrate, but less than it is followed by quenching. इसमें क्वेंचिंग होता है क्योंकि कार्बाइड होता है एंड टेम्परिंग दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बाइड है, इसलिए ये दोनों प्रोसेस आपको आना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई कंपोनेंट है और इनमें नाइट्रोजन पेनिट्रेट हो रहा है, रेट ऑफ नाइट्रोजन पेनिट्रेशन अगर आपको पता हो, या कार्बाइड एंड नाइट्राइड कर रहे हैं पेनिट्रेट हो रहा है, अगर ये आपको पता हो कि क्या रेट है, किस गति से ये लोग अंदर जा रहे हैं, कितने समय में कितना अंदर तक जा रहे हैं, अगर ये पता हो जाए और उसको आप कंट्रोल कर लीजिए तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कंट्रोल हो जाएगा और उतने एरिया में हार्डनेस बढ़ जाएगा। इसलिए नाइट्राइडिंग और सियानाइडिंग दोनों सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस भी पूरे कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, बट दीज आर मोस्टली यूज फॉर द सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो कार्बोराइजिंग भी सरफेस हार्डनिंग है, सरफेस हार्डनिंग तो सरफेस हार्डनिंग है ही है, कैस हार्डनिंग भी सरफेस हार्डनिंग है, आपकी नाइट्राइडिंग भी सरफेस हार्डनिंग है, और आपकी सियानाइडिंग भी, ये भी सरफेस हार्डनिंग है। तो ये सारे प्रोसेस सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। नाइट्राइडिंग एंड सियानाइड can be used for surface hardening by knowing the penetrating rate। पेनिट्रेटिंग रेट आपको पता होना चाहिए कितनी है, and controlling the penetrating time, heating time, कितनी देर तक हीट करना है, तो आप इसको सरफेस हार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर मोस्ट ऑफ द हार्डनिंग प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट हार्डनिंग प्रोसेस जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं इंडक्शन हार्ड। ये इंडक्शन हार्डनिंग क्या है, ये एक हार्डनिंग प्रोसेस है। यहाँ पर जो हीटिंग है वो हीटिंग होता है इंडक्शन फर्नेस में, यानी इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल जो हीटिंग होता है। आजकल इंडक्शन चूल्हा काफी यूज हो रहा है घरों में। इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई एक कॉइल हो, एक प्राइमरी कॉइल हो,
और एक सेकेंडरी कॉयल इनके कॉन्सेंट्रिक हो जाए, यानी दोनों का सेंटर। ये प्राइमरी कॉयल है और ये सेकेंडरी कॉयल, या ये प्राइमरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है। ऐसे कर, ये प्राइमरी कॉयल है। तो प्राइमरी कॉयल, जब सेकेंडरी कॉयल नहीं था, प्राइमरी कॉयल में आप करंट फ्लो कर रहे थे, तो उसका एक फ्लक्स था, यानी उसकी एक स्ट्रेंथ थी। जब आपने उसमें उसके सेंटर पे एक सेकेंडरी कॉयल को रख दिए, तो अब क्या होगा कि ये सेकेंडरी कॉयल उसके फ्लक्स को परिवर्तित कर देगा। यानी सेकेंडरी कॉयल में ये प्राइमरी कॉयल के कारण एक करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट। यानी यहां करंट आप फ्लो नहीं कर रहे, फ्लो कर रहे हैं हम प्राइमरी कॉयल में, लेकिन उसके कारण, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन को ये कट कर दे रहा है, इसलिए यहां पर एक करंट फ्लो होगा, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस करंट, और उसके कारण एक एनर्जी लॉस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होगी, जिसको एडी करंट लॉस कहते हैं। और वो लॉस जो है हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी के कारण हीटिंग होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग में। यानी उसमें हमारे इंडक्शन फर्नेस में हम लोग हीटिंग करते हैं। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? इंडक्शन फर्नेस में कॉपर कॉयल रहता है, जिनमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हम लोग फ्लो करते हैं। अब कॉपर कॉयल है चारों तरफ, उसमें करंट को फ्लो किया। अब आप कंपोनेंट स्टील को लेके फर्नेस की चैम्बर में रख दिया, जिसको मफल कहते हैं, MUFFLE, मफल। तो अब क्या होगा कि स्टील जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए वो सेकेंडरी कॉयल के रूप में बिहेव करेगा और उसमें हीटिंग, एडी करंट के कारण हीटिंग स्टार्ट हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। और ये कॉमर्शियली बहुत यूज होता है, क्योंकि यहां पर जो हीट को कंट्रोल करना है वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के द्वारा, चाहे वोल्टेज के द्वारा चाहे करंट के द्वारा। आप वोल्टेज को घटा बढ़ा के या करंट को घटा बढ़ा के आप हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हीटिंग को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से कंट्रोल करना आसान है, इसलिए कॉमर्शियली ज्यादा। आप अगर ऑयल फायर्ड फर्नेस है, सॉलिड फायर्ड फर्नेस है, गैस फायर्ड फर्नेस है, तो उसमें इतनी आसान नहीं है। आप चूल्हे में जैसे खाना बनाते थे, वो दाल उबल रहा है, निकलने वाला है बर्तन से, तो हम लोग लकड़ी खींच के या फूंक मार के या पानी छींटा मार के जो कंट्रोल करते हैं, वो प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो होता है, लेकिन प्रिसाइज कंट्रोल नहीं है। समय के साथ वो कंट्रोल बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में बहुत जल्दी से। इंडक्शन चूल्हा में आप कम कर दीजिए, तुरंत वो पानी, दूध अगर उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो नीचे चला जाएगा। तो क्योंकि कंट्रोल इजी, इसीलिए हम लोग इसको कॉमर्शियल यूज करें। दूसरा, आजकल जो ऑटोमेशन प्रोसेस चल रहा है, यानी प्रोसेस, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के द्वारा, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा चला जा रहा है, प्रोसेस होता जा रहा है। आप एक तरफ छोड़ दीजिए, सारे प्रोसेस होके दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो वहां अगर आपकी हीट ट्रीटमेंट एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी उस पूरी प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप जो आपकी कन्वेयर बेल्ट है उनको लाके फर्नेस के अंदर डाल दीजिए, फर्नेस के अंदर रास्ता बना दीजिए, वो होते हुए जाएगा, वहां कुछ देर रुकेगा, जितनी देर हीट होना है, बाहर आया, फिर क्वचिंग हुआ, जो कुछ होना है। तो इंडक्शन फर्नेस को अगर यूज कर रहे हो, तो आपको प्रोसेस के अंदर उसको आप जोड़ सकते हो, नहीं तो वो प्रोसेस के बाहर रहेगा। ले जाइए, हीट ट्रीटमेंट करिए, फिर वापस आइए, फिर आप दूसरे प्रोसेस करिए। तो इसीलिए ये इंडक्शन हार्डनिंग यूज होता है कॉमर्शियल में। इन दिस प्रोसेस heating of steel is done in a induction furnace
induction furnace where high frequency current is passed through copper coil. The components we have like a secondary coil and an eddy current is induced in it. The heating is due to this induced current. तो ये प्रोसेस इसीलिए हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं. दिस इज ए वेरी कॉमर्शियल यूज मेथड. नाम इंडक्शन हार्डनिंग है क्योंकि हीटिंग होता है इंडक्शन प्रिंसिपल. ये लिख लीजिए बल्कि दिस इज हाईली कॉमर्शियली, दिस इज वेरी मच यूज कॉमर्शियल. Commerce because of easy control of temperature. आसानी से आप कंट्रोल, इसलिए हम इसका करते हैं. अब अगर मान लीजिए कोई है और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर जगह, मान लीजिए ये कंपोनेंट है और यहां पर आपको हार्डनेस चाहिए, हार्डनेस चाहिए. तो अब अगर पूरे में नहीं चाहिए, इतने में चाहिए, चीजल की कटिंग एज में चाहिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टिप्स में चाहिए, ऐसे अगर आपको चाहिए मान लीजिए, तो कैसे करें? तो क्या करते हैं कि अगर इतने ही पोर्शन में आपको हार्डनेस चाहिए तो आप इसी पोर्शन को हीट करिए. इसी पोर्शन को आप हीट करिए. अगर हार्डनेस रिक्वायर्ड इतनी है तो आप इसी प्रोसेस को, इतने ही जगह को आप हीट करिए. हार्डनेस रिक्वायर्ड इन दिस पोर्शन. तो अब क्या करेंगे कि इसको आप हीट करिए. कैसे हीट करेंगे? आप ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम लीजिए, गैस होल्डिंग में यूज होता है. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा आप उसको हीट करिए और उसी को फिर वाटर स्प्रे करके आप क्वेंचिंग करिए या दूसरे कूलिंग मीडिया से क्वेंचिंग करिए. तो क्या होगा कि ये एरिया हीट भी हो गया और क्वेंचिंग भी हुआ, तो ये हार्ड हो जाएगा. और इसके जो सराउंडेड एरिया है, ये एरिया है, ये भी हीट होंगे. यहां हीट करोगे तो ये भी हीट होगा. उतना टेम्परेचर तक हो सकता है ना हो, समय अगर ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन हीट होगा. और जब इसको डायरेक्ट स्प्रे के द्वारा आप क्वेंचिंग करोगे तो क्वेंचिंग ये मतलब ठंडा ये भी होगा, लेकिन ये हार्ड हो जाएगा और ये टफ हो जाएगा. जैसे मैंने पहले भी बताया कि हार्डन सरफेस की चारों तरफ टफ एंड सरफेस रहेगा और वो एक एडवांटेज है, क्योंकि वो फिर जो शॉक एनर्जी या इंपैक्ट लोड पड़ेगा, शॉक लोड पड़ेगा, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले. ये क्योंकि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं. तो फ्लेम हार्डनिंग का इस्तेमाल होता है जब लोकलाइज एरिया में हमको हार्डनेस.
पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे कंपोनेंट में हमें नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं कि उस जिस एरिया में आपको चाहिए उतने को आप हार्ड कर दीजिए। दिस इज यूज्ड व्हेन हार्डनेस इज रिक्वायर्ड this is used when hardness is required in a localized area section, किसी localized section, this section is heated locally by an oxyacetylene flame followed by quenching, spray quenching, followed by spray quenching, स्प्रे कर दीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम हार्डनिंग। ज्यादातर जब कंपोनेंट की किसी खास पोर्शन में आपको हार्डनेस चाहिए तब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, प्रोवाइडेड ये फ्लेम के द्वारा हीट किया जा सके। ये है हमारी फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। इसके अलावा कुछ एक हार्डनिंग हमने कहा था क्वेंच हार्डनिंग। तो हर एक में आप देख रहे हैं, नाइट्राइटिंग को छोड़ दीजिए, हर एक में क्वेंच हो रहा है। तो क्वेंच हार्डनिंग तो सभी है। सवाल कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, डू यू नो, क्या आप क्वेंच हार्डनिंग जानते हैं? क्या? हाँ सर, क्योंकि क्वेंचिंग के कारण मार्टेनसाइट बढ़ रहा है और उससे हार्डनिंग हो रहा है, इसीलिए उनको क्वेंच हार्डनिंग कर। कोई नहीं, कुछ लोग जरूर कुछ किताबों में ऐसे लिखते हैं कि जो ऑर्डिनरी स्टील होता है उसको पानी में डूबो के हम लोग हार्डनेस लाते हैं, उसको क्वेंच हार्डनिंग कहते हैं। जबकि क्वेंच तो हर एक में होगा, नाइट्राइटिंग छोड़ दीजिए तो हर एक में क्वेंचिंग होगा। लेकिन बोल चाल में कभी कभी ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी स्टील को जो पानी में डुबो के कहते हैं उसको क्वेंच हार्डनिंग। लेकिन ये किसी स्टैंडर्ड बुक में, कहीं लिटरेचर में ये नहीं लिखता है। क्वेंचिंग के कारण हार्डनिंग होता है, इसलिए नाम कभी कभी हम लोग क्वेंच हार्डनिंग दे सकते हैं। इसके बाद दो और हार्डनिंग प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं नया पेज ले लेता हूं, उसको हम लोग कहते हैं ऑस टेम्परिंग और मार्टेन। ये अगर देखे, नाम देखे तो ये टेम्परिंग नाम है इसमें, ऑस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग। लेकिन ये टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है, दिस इज नॉट टेम्परिंग प्रोसेस। बहुत सी किताब में लिखता है स्पेशलाइज्ड टेम्परिंग प्रोसेस। नहीं साहब, टेम्परिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है ब्रिटलनेस को घटाना। इन दोनों प्रोसेस का उद्देश्य है हार्डनिंग को डेवलप करना। टेम्परिंग का नहीं है, ब्रिटलनेस घटाने के लिए नहीं है, हार्डनिंग को। इसलिए ये दोनों स्पेशल हार्डनिंग प्रोसेस है और क्वालिटी स्टील में ये यूज होता है। क्वालिटी स्टील का मतलब टूल स्टील, क्योंकि टूल की क्वालिटी आपकी जॉब की क्वालिटी से ज्यादा होना चाहिए और कम से कम बराबर तो होना चाहिए। भाई टूल का क्वालिटी अगर कम है, उससे ज्यादा बढ़िया कैसे मिलेगा? जिससे आप बना रहे हो उसमें अगर वो नहीं है क्वालिटी, तो बनने वाली चीज में कहां से आ जाएगा? तो ये हार्डनिंग प्रोसेस है, क्वालिटी स्टील के लिए, खास करके टूल स्टील के लिए यूज होते हैं। दूसरा, जितने भी हार्डनिंग प्रोसेस है उसमें हीटिंग, सोकिंग, कूलिंग, इस तीनों को समझने की प्रयास करते हैं। यहां पर ये कूलिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में बताता है। हीटिंग तो होता है, सोकिंग तो होता है, लेकिन कूलिंग को किस तरीके से कंट्रोल करना।
अब ये दोनों को मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। ये टीटीटी का कोई मैंने ड्रॉ किया है। ये सब कर्व अब आपको बड़ा पॉपुलर होना चाहिए, आपको बड़ा परिचित लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये देख के अरे ये कौन सा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और एमएस लिख रहा हूं, मार्टिन साइड स्टार्ट। अब देखिए ये एक मिनट, हम कूलिंग कर्व, ऑस्टेम्ब्रिक में जो कूलिंग कर्व होता है उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपने मान लीजिए यहां तक आपने हिट किया, मैं ड्रॉ कर रहा हूं और आप थोड़ा टाइम मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रयास करिए क्या हो रहा है। ये कूलिंग कर्व है, ये उस कंपोनेंट का कूलिंग कर्व है। थोड़ी अपनी और यहां पर ऐसे कर्व को ये कूलिंग कर्व है, तो थोड़ी दिमाग चलाइए कि ये कूलिंग कर्व क्या बता रहा है। फेस टू फेस जब होता है मैं थोड़ा टाइम देता हूं ताकि कुछ लोगों के दिमाग में ये जाए। देखिए जो आपकी दिमाग है इट इज वेरी पावरफुल माइंड। आप कौन है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मुझे ये 100 नहीं 200% पता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है इट इज वेरी पावरफुल। और हम लोग जो हम आप और हम जैसे लोग इसका पता नहीं 1% भी यूज करते हैं। लोग कहते हैं कलाम साहब 19% यूज करते थे। अब कलाम साहब 19% करते थे तो हम कितना करते हैं, एक बात की कह रहा हूं, हम नहीं यूज करते और ये यूज करना चाहिए। हमारा जो माइंड है वो 3 भाग में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। हम कॉन्शियस माइंड को ही उतना यूज नहीं कर पाते हैं, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तो छोड़ दीजिए। जिनको ये तीनों माइंड का यूज करना आ गया फिर तो क्या बात है। शकुंतला देवी जैसे लोग सुपर कंप्यूटर को मात देते हैं कैलकुलेशन में, उन लोग अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कुछ हद तक यूज करते। तो हमेशा आप थोड़ा सा दिमाग की खेती करने की प्रयास करिए। आपको तुरंत एक आंसर नहीं मिल जाए, आपको जैसे ही सवाल पूछते हैं आप फट से आपको आदत होगा ये आपका भी अनुभव होगा कि आप सॉल्व प्रॉब्लम को करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसमें किया हुआ है और क्वेश्चन पढ़ते ही उसमें दिमाग नहीं लगाते, तुरंत कैसे किया है ये देखते हैं। तो फिर आपकी दिमाग काम कब कर गया, उसको तो सुला के रख रहे हो, सो जा बेटा मत जगो। अनसॉल्व प्रॉब्लम करने बोलो तो अरे अनसॉल्व, अरे करो ना यार, नहीं होगा, पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा तो आपको अगर आंसर शीट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए मैं पहले नहीं देता था आंसर, आज कल लोगों ने कहा इसलिए दिया गया। क्वेश्चन पढ़ते ही कौन सा आंसर है, अच्छा सी है, फिर सी पढ़ के हाँ सी ही होगा। अरे तो पहले ढूंढो ना यार सी को, पहले पढ़ो, पहले अपनी लगाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको शुरुआत में 3 घंटा लग रहा है तो कुछ दिनों के बाद आप जानिएगा कि उसमें 3 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। लेकिन अगर जिंदगी में आप इस चीज को लागू नहीं करोगे, दिमाग की खेती करोगे ही नहीं, करो ना, तुम्हारी दिमाग नहीं चलता है, नहीं उन चीजों में चलता है जो जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वो नहीं है। अरे भाई न्यूटन से पहले वो एप्पल जो गिरा होगा वो ऊपर थोड़ी जाता होगा कि न्यूटन के समय ही वो गिरा, नहीं साहब।
न्यूटन से पहले भी गिरता था, न्यूटन तो अभी है, उसे पहले भी सेव गिरा है, लेकिन उनके दिमाग उन्होंने दौड़ा, यार गिरेगा क्यों, नीचे क्यों आ रहा है, मैं ही तो बैठा हूं, मैं तो क्यों उसको तोड़ा नहीं, कैसे आया, मोशन कहां से आया, कौन खींचा उसको। जब सोते सोते उन्होंने निकाला कि देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये केवल उन्होंने महसूस किया और बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से था, पहले भी धरती खींचता था, ग्रेविटी तब भी था, लेकिन न्यूटन उसको महसूस किए और उन्होंने गर्म करने में बर्तन उसके ऊपर ढक्कन है तो वो पहले भी उड़ता था, भाप निकलता था, उड़ता था, लेकिन इंजन निकालने वाले वर्ड साहब शायद उन्होंने सोचा क्यों, अगर ये उड़ रहा है तो बाकी चीजें भी मूव कर सकते हैं। तो ये मार्कोनी से पहले भी लोग तालाब में फेंकते थे खप्पर और छोटे छोटे वो कॉइन, तब भी वेब बनता था, लेकिन उन्होंने सोचा ये वेब के द्वारा खुद तो फ्लो कर सकता है, रेडियो निकाल दिया। दिमाग की खेती करो यार, सुलाह मत दो और फालतू चीजों में मत लगाओ। तो यहां देखो क्या हो रहा है, मैं आपको इतना सा टाइम दिया, जो लोग भी इसको अटेंड कर रहे हो उन लोग दिमाग लगाए होंगे। यहां पर आपने तेजी से ठंडा किया उस टेम्परेचर में, कहां तक, MS टेम्परेचर से ऊपर से, मार्टेनसाइट स्टार्ट होने से पहले आपने उसको, यहां पर ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर TTT कर्व है, तो ये समझ लेना चाहिए, ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। तो एक टेम्परेचर में आप लंबे समय तक उसको रहने दिए, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये कर्व जैसे ही आएगा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, इस कर्व में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, TTT कर्व। और हम थोड़ी देर और दिए, यानी इस टेम्परिंग में रैपिड कूलिंग होने के बाद यहां ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट होने दिया और यहां क्या बना, बेनाइड बना। अगर आप देखो तो ये बेनाइड स्ट्रक्चर है, और फिर जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसको तेजी से ठंडा कर दिया नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जबकि यहां पर हमने तेजी से तो ठंडा किया, MS टेम्परेचर के ऊपर में थोड़ी देर रुका, लेकिन फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता जब ये थोड़ा और आगे बढ़ता, उससे पहले हमने रैपिडली कूल कर दिया। तो यहां क्या बना, मार्टेन। तो यहां जो हार्डनेस आपको मिल रहा है वो मार्टेनसाइट के कारण मिल रहा है, यहां पर जो हार्डनेस आपको मिल रहा है वो बेनाइट मिल रहा है, बेनाइट के कारण। बेनाइट को कहते हैं टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, यानी मार्टेनसाइट को टेम्परिंग कर लो तो जो उसी को बेनाइट कहते हैं। ट्रूसाइट सॉर्बाइट भी जो नाम था वही थे, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। तो ये बेनाइट के हार्डनेस मार्टेनसाइट से कम होता है, लेकिन बेनाइट में टफनेस भी रहता है। तो जिस टूल स्टील में आपको हार्डनिंग भी चाहिए थोड़ा सा और टफनेस भी चाहिए, उसको बेनाइट कहते हैं। और ये क्योंकि कूलिंग एक टेम्परेचर में, ये फर्नेस के अंदर होगा, ये कूलिंग बाथ होता है, ये बहुत महंगे होते हैं, सॉल्ट बाथ बहुत महंगे होते हैं, इनमें करते हैं हम लोग, ऐसे ऑर्डिनरी कूलिंग टैंक में नहीं करते हैं, वहां कर ही नहीं सकते, यहां पर रोकना पड़ेगा उसी टेम्परेचर। तो ये कहने का मतलब है कि ये क्योंकि लंबे समय तक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होने देते हैं कूलिंग बाथ में ही, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। ये बेनाइट बन जाता है, इसलिए इसको टेम्परिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके बाद टेम्परिंग की जरूरत होती है। तो ये दोनों प्रोसेस क्वालिटी स्टील या टूल स्टील के लिए यूज हो, और ये दोनों प्रोसेस हार्डनिंग प्रोसेस है, लेकिन ये एक्सप्लेन करते हैं कूलिंग मेथड। ये हमारा ऑस टेम्परिंग और मार्क टेम्परिंग प्रोसेस, दिस प्रोसेस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आर यूज फॉर क्वालिटी स्टील
like tool steel. Cooling is done in a specialized precise cooling bath. Precise cooling bath. अब सवाल दिमाग में उठता है कि यहां तो ठीक है, आपने कूल डाउन किया रैपिडली और एमएस टेम्परेचर के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्मेशन होने दिया, ठीक है, लेकिन यहां तो आपने तेजी से कूल किया और एमएस टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी देर रोका, फिर आप तेजी से ठंडा किया, तो ये क्यों किया? डायरेक्ट तेजी से ठंडा क्यों नहीं करती? ये करने से क्या फायदा हुआ? मैं ये कह रहा हूं क्वालिटी स्टील के लिए यूज होता है, जहां पर किसी प्रकार की डिफेक्ट को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये क्या हुआ, देखिए, जब भी आप एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक आप कूल डाउन करते हो, जैसे मान लीजिए 800 डिग्री से आप 40 डिग्री में आ रहे हो, तो आप अगर थर्मल में पढ़े होंगे कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द टाइम, दैट इज द रेट ऑफ थर्मल, या हीट मास ट्रांसफर में पढ़े होंगे। तो ये हमेशा फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर के डिफरेंस को दिखता है। अगर आप बहुत 800 से सीधे 40 में क्वंचिंग कर दिए तो उसमें थर्मल स्ट्रेन आ सकता है, यानी हीट के कारण उसमें स्ट्रेन आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। पहले जैसे कि ग्लास सब बनते थे कि उसमें आप पानी पी लीजिए, फिर चाय वाला है तो कब चाय डाल दो, तो चटक जाता था। हम लोग लालटेन में पढ़े हैं, उसका जो शीशा होता था तो उसको अगर पानी में धो दिया और तुरंत अगर लगा दिए बाती तो पता चला जाए फूट जाता था। क्यों? थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन अवॉइड करने के लिए हमने कहा कि भाई 800 से आप आ जाइए, मान लीजिए 350 तक, तो अब जो डिफरेंस है वो 350 800 की है। फिर जब 350 में आ गया और थोड़ी देर के लिए आपने रोक दिया तो 350 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, फिर 40, तो डिफरेंस हो जाएगा 40 और 350। तो इससे थर्मल स्ट्रेन को रोकने की हम प्रयास करते हैं और थर्मल स्ट्रेन रुक जाता है। ये हमारी, इसलिए ये इंटरमीडिएट कूलिंग कर रहे हैं, सीधे हम नहीं आए 800 से 400। दिस इज आवर्स टेम्परिंग एंड मार्क टेम्परिंग। इसके बाद एक चीज जो मैंने आपको टीटीटी कर्व अगर आप याद करिए, हमने लिखा था नीचे एकदम मार्टेनसाइड प्लस रिटेन्ड ऑस्टेनाइड। ये रिटेन्ड ऑस्टेनाइड क्या मतलब है? जब आप तेजी से ठंडा किए हो, क्वंचिंग किए हो, तो ऑस्टेनाइड मार्टेनसाइड में कन्वर्ट हुआ है, मैक्सिमम पोर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऑस्टेनाइड अभी उस समय वहां पर रह गए, वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। अब वो ऑस्टेनाइड नॉर्मल स्टील में, नॉर्मल एलॉय स्टील में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करते, लेकिन जहां पर क्वालिटी इज वेरी हाई, वहां पर वो, जहां प्रिसीजन स्टील यूज होते हैं, वहां पर वो ऑस्टेनाइड अगर रहेगा तो बाद में क्या होगा, आप क्वंचिंग बाद से हटा देंगे, वो अपने रेट में कूल होगा, तो कुछ भी बन सकता है। वो कुछ भी बनेगा तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि जो टूल का ज्योमेट्री है, टूल का सिग्नेचर है, उसमें मिनट्स सेकंड्स में हम लोग यूज करते हैं। अब जो हमारा क्वालिटी लेवल है वो, या टॉलरेंस लेवल है, 2 माइक्रोन के लेवल है, तो इस डायमेंशन में कोई भी परिवर्तन उसके हिसाब से हो जाए, जो हम चाहें वो ना है, ये बर्दाश्त नहीं है। तो जो रिटेन्ड ऑस्टेनाइड होता है उसको हटाने के प्रयास करते हैं। दूसरा, कभी कभी इंटरव्यू में मजाक में पूछते हैं कि जो हीट ट्रीटमेंट आपने बात किया, तो कहते हैं कोई कोल्ड ट्रीटमेंट भी होता है क्या? अब दो तरह के आंसर आता है, मैंने कई बार अनुभव किया है कि कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे ही सवाल इंटरव्यू पूछ देता है, कोल्ड से हम लोग कोल्ड वर्किंग पढ़ लिए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वो दिमाग में तुरंत हो, क्योंकि कोल्ड है और जब वहां से वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे।
तब वो भी समझ जाता है कि इसका लेवल यहीं तक है, ये तो कोल्ड वर्किंग है। या वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोल्ड वर्किंग क्या होता है। अच्छा हाँ हाँ सर ये तो कोल्ड वर्किंग। कोल्ड ट्रीटमेंट फिर क्या होता है? नहीं सर अब उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों जो रिटर्न ऑस्टेनाइट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग कहते हैं उसको एक्चुअली कहते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट। या इसको कहते हैं सब जीरो ट्रीटमेंट। जीरो से नीचे होता ही सब जीरो ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट। जो रिटेन ऑस्टेनाइट है कैसे करते हैं? जो क्वेंचिंग आपने किया, फिर टेम्परिंग करने से पहले आप उसको क्या करेंगे, एक कूलिंग बाथ में -75 डिग्री सेंटीग्रेड और -179 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको कूल करो। आप सोचिए ये टेम्परेचर सियाचिन में भी -40 तक जाता है, -75 या -179। गलती से आपके अंग कोई टच कर जाए उस टेम्परेचर में, आप फ्रीज हो जाओगे, मम्मी जो बनते हैं वही बन जाओगे। तो इस टेम्परेचर में ये स्पेशल एकदम है। और इस प्रोसेस को क्वालिटी टूल स्टील के लिए, और भी क्वालिटी टूल स्टील, यानी कि घर की चक्कू को करोगे, इस प्रोसेस को टेक्निकली कहते हैं स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। स्टेबलाइजिंग प्रोसेस तो कहते हैं कि जो टूल हम लोग स्टेबलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं, तो स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। मेडिकल वाले अपने टूल का स्टरलाइजिंग करते हैं, यानी बैक्टीरिया फैक्टीरिया है, कोई कीटाणु जीवाणु भूताणु कोई है तो उसको हटाने के लिए उबाल देते हैं, डेटॉल में धो देते हैं। आजकल यूज एंड थ्रो वाले भी आ गए, लेकिन हर टूल को यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते हैं। वो लोग स्टरलाइजिंग करते हैं, हम लोग स्टेबलाइजिंग करते हैं ताकि रिटर्न ऑस्टेनाइट हट जाए। इन दिस प्रोसेस, सॉरी, to remove the retained austenite in a precise quality steel to remove the retained austenite in a precise quality steel after quenching। क्वेंचिंग के बाद, क्वेंचिंग में आ गया वो, स्टेबलाइजिंग इज in this process when steel is cooled in a cooling bath at -75 degree centigrade और -170, या तो -75 डिग्री सेंटीग्रेड या -1। एट दिस लो टेम्परेचर ऑस्टेनाइट कैनॉट सस्टेन। ये नहीं रह सकते, तो कन्वर्ट होगा ही होगा, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट, क्योंकि ये एक खास कूलिंग बाथ में क्वेंचिंग टैंक में होता है, इसलिए ये कॉस्टली प्रोसेस है।
केवल क्वालिटी बहुत हाई चाहिए तभी स्टेबलाइजिंग करते हैं, स्पेसक्राफ्ट वगैरह के कंपोनेंट उनको स्टेबलाइज करते हैं, अदरवाइज जनरल हम स्टेबलाइजिंग नहीं करते। दिस इज ऑल अबाउट जो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अब हीट ट्रीटमेंट में डिफेक्ट क्या क्या होता है थोड़ा सा जान लो। एक तो 3 प्रोसेस हैं, हीटिंग, सोकिंग, कूलिंग। तो आप जो गलतियां कर सकते हो वो तीनों स्टेज में कर सकते हो, हीटिंग में, सोकिंग में, कूलिंग में। आप मान लीजिए कि अंडर हीटिंग कर दिया तो जो आप सोच रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट वो नहीं बना, ओवर हीटिंग हो गया तो भी हो सकता है कि दिक्कत कर सकता है, और खास करके हाई कार्बन स्टील में तो दिक्कत करता ही है ओवर हीटिंग, मैं उसको थोड़ा बता दूंगा अभी। तो ओवर हीटिंग, अंडर हीटिंग दोनों के कारण हो सकते। सोकिंग पीरियड आप कम रखे, यूनिफॉर्मिटी आया ही नहीं, ज्यादा रख दिए तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, समय ज्यादा ले लिए। फिर जो डिफेक्ट आने की सबसे ज्यादा चांसेस है वो है कूलिंग। अगर आप रिक्वायर्ड रेट में ना करके तेजी से किए है या स्लो किए तो जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो, जो आप वहां डिजायर कर रहे हो वो नहीं मिलेगा। डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है? ओवर हीटिंग हो सकता है, बर्न हो सकता है, अंडर हीटिंग हो सकता है, पोरोसिटी आ सकता है, नट बन सकता है, गांठ बन जाएगी, थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, एक्सेस इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, आपने इतनी तेजी से वो किए। तो ये सारे चांसेस है, यानी नट बनने की चांसेस है, बर्न होने की चांसेस है, ओवर हीटिंग होने की चांसेस है, अंडर हीटिंग होने की चांसेस है, पोरोसिटी होने की चांसेस है, पोर होने की चांसेस है, यानी छोटे छोटे छिद्र भी हो सकते हैं, अंदर बहुत बड़ा खोखलापन भी आ सकता है। तो दीज आर दी डिफेक्ट विच आर पॉसिबल, और उनके कारण यही है। इसीलिए जो जिनमें ऐसे ही ऑर्डिनरी करना है, भट्टी में कर दिया और मटके में पानी है डुबो दिए, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप कहीं क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो फर्नेस भी क्वालिटी का होना चाहिए, कूलिंग बाथ, कूलिंग टैंक ये भी क्वालिटी का होना चाहिए। जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ये भी आपका टाइम कंट्रोल वाला, टेम्परेचर कंट्रोल वाला सही होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको चाहिए। अब आपको जो हीट ट्रीटमेंट है उसमें हमने कहा आयरन कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट में थोड़ी प्रिसीजन चाहिए। क्यों चाहिए? कभी कभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है उसका छोटा पोर्शन मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं तुरंत। नॉर्मली हाई कार्बन स्टील कहते तो इसके ऊपर है, हाइपो है, 0.6 से शुरू होता है लेकिन है हाई कार्बन स्टील का। अब अगर इस लाइन को आप याद करिए तो ये एसीएम लाइन है और इधर से एक लाइन है, अगर आप देखिए ये एसीएम लाइन है, एसीएम लाइन है, और ये जो आ रहा है ये सॉल्टस लाइन है। अगर आप ध्यान उसमें दीजिए, इसके ऊपर लिक्विड लिक्विड और यहां पर ऑस्टेनाइट है, तो ये लिक्विड प्लस Fe3 कार्बाइड स्पोर्ट। तो ये कंबाइंड फेज को अलग कर रहा है सॉलिड फेज से, तो इसको हम लोग सॉल्टस लाइन कहते हैं। अब ध्यान दो, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ता जाएगा और अगर आपको पूरा ऑस्टेनाइट बनाना है तो इस लाइन के ऊपर जाना है, क्योंकि यहां प्योर है, यहां पर ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट है। लेकिन अगर आप पूरा ऑस्टेनाइट बनाना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगा, आप देखिए ये दोनों लाइन धीरे 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 कन्वर्ज होते जा रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। एक एज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपको इस टेम्परेचर तक हीटअप करना था, रिक्वायरमेंट था, 1130 है, 1130 वाला है, मान लीजिए आपको 1180 तक करना था, और ये मान लीजिए आपका 1200 या 1220 है।
अब आप यहां अगर रुके तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से ये यहां पहुंच गए, ओवर हीटिंग हो गया, या आपको यहां तक जाना था यहां पहुंच गए, ओवर हीटिंग हो गया, जैसे ही उस लाइन पे आ जाएंगे, वो सॉल्टस लाइन है जहां पर लिक्विडिफिकेशन होना शुरू होगा, तो पता चला कुछ पोर्शन लिक्विडिफाई हो गया। चक्कू आप डाले थे हीट ट्रीटमेंट के लिए, खोले तो देखेगी वो तो सुई बन गया है, बाकी पोर्शन लिक्विडिफाई हो गया। ये संभव है क्योंकि ये लिक्विडस लाइन सॉलिडस लाइन और एसीएफ लाइन नेरो होते जाते हैं जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इसीलिए दिस हीट ट्रीटमेंट इज वेरी प्रिसाइज हीट। हमको बड़े ध्यानपूर्वक जो फर्नेस है वो एकदम प्रिसाइज फर्नेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्नेस बोले बाहर दिखाए 750 हो गया है 820, ऐसा नहीं। तो फर्नेस तो अब मार्केट में कॉमर्शियल फर्नेस बहुत मिलते हैं, लोकल भी बहुत बनते हैं, प्रिसीजन होना। तो दिस इज व्हाई द हाई कार्बन स्टील हीट ट्रीटमेंट इज वेरी प्रिसाइज, बड़े ध्यान पूर्वक करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट ट्रीटमेंट। एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप प्रॉपर्टी को डेवलप करते हो। ये एक प्रोसेस है जो अगर हीट का बदलाव हुआ, हीट हुआ, ठंडा हुआ, तो ये होगा प्रॉपर्टी में परिवर्तन। तो इसलिए इस प्रोसेस को जानना चाहिए। नॉर्मली दो प्रॉपर्टी हमको इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, या तो हार्डनेस या तो सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस के लिए एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग हमने बताया। हार्डनेस के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, हार्डनिंग है, कार्बोनाइजिंग, सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइटिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन, ऑस्टेबरिंग, मार्टेबरिंग। ऐसे हार्डनेस जैसे ही आता है उसके साथ ब्रिटलनेस आता है, नाइट्राइटिंग को छोड़ दे तो इसीलिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, ब्रिटलनेस हमें चाहिए नहीं, उसको टेम्परिंग कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको हमने बताया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फेज डायग्राम से शुरू करते हुए यूनरी फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम, इफेक्टिव फेज डायग्राम, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, या आयरन कार्बन को आयरन कार्बाइड कहते हैं, या टीटीटी कार्ब प्लस ये ट्रीटमेंट। इतना भी ज्ञान अगर आपके पास हो तो ये रिटर्न में हो सकता है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिल जाए, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा 100 के क्वेश्चन में, 150। लेकिन ये हो सकता है 1 2 3, 1 2 तो मिलेंगे ही, 1 या 2 3, कभी कभी 4 भी मिल सकते हैं, ये तो नहीं है। लेकिन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फेस टू फेस होते हैं, इंटरव्यू में जब अगर आपने कहा कि मुझे मटेरियल साइंस पसंद है या मुझे हीट ट्रीटमेंट पसंद है। हीट ट्रीटमेंट भी एक सब्जेक्ट के रूप में बोला जा सकता है क्योंकि बड़ा वास्ट है। हीट ट्रीटमेंट पर्टिकुलर स्टील, टूल स्टील का हीट ट्रीटमेंट, किताबें हैं इतनी मोटी। तो ये है। दूसरी चीज, हीट ट्रीटमेंट है तो कोई भी चीज लो वो बड़ा है, बहुत ज्यादा है, आप उसका कुछ पोर्शन जानते हो। ये नहीं कि आप पूरी हीट ट्रीटमेंट को जानते हो। बेसिक आपको मालूम है कि ऐसे होता है, प्रिसाइज अंदर नहीं घुसे हैं। लेकिन जितनी आपको ये, अगर इतना आपने ध्यान से मेरी बात सुने हैं और अपने दिमाग में खेती की है, तो इतना ज्ञान भी आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे भी ये सफिशिएंट। दिस इज ऑल अबाउट योर हीट ट्रीटमेंट। अब हम लोग एक चैप्टर और करेंगे जिसको करोजन कहते हैं, और करोजन करने के बाद हम जैसे होगा, आप लोग को अगर सीट मिल जाए करिए, तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।